आजादी से ठीक पहले की अवस्था में इस देश में आंध्र प्रदेश में एक आदमी पैदा हुआ। ये कहानी सुनो ध्यान से, कहानी तुमने सुनी नहीं है। ये कहानी ऐसी है जिसने इस देश के विनाश की ऐसी कहानी रच दी है, ऐसी पटकथा लिख दी है कि इस देश को इनसे बचाना लगभग असंभव लगता है। आंध्र प्रदेश में एक आदमी पैदा हुआ और इस आदमी का नाम था रामासामी पेरियार। रामासामी पेरियार एक गद्दार था और रामासामी पेरियार ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सच्ची रामायण। सच्चे रामायण में इसने हिंदू धर्म के प्रति जितना विश्वमन कर सकता था उतना विश्वमन किया। भगवान राम पर हजार तरह के ओछे आरोप लगाए और भगवान राम को यहां तक के काल्पनिक चरित्र गढ़कर के शंभूक नाम का कोई काल्पनिक चरित्र था और कहा उसकी हत्या कर दी राम जी ने। ऐसी न जाने कितनी मूर्खतापूर्ण बातें इसने उस पुस्तक में भरमारी हैं। कौन था रामासामी पेरियार? मैं तुम्हें इसका चरित्र बताता हूं, ध्यान से सुनो। रामासामी पेरियार ने जब ये जवान हो गया, 18-20 साल का हो गया, तो अपनी 12 साल की चचेरी बहन के साथ बलात् गंदगी की। और जब समाज में इस चीज को लेकर इस पर आपत्तियां उठी, इस पर लांछनाएं उठी, तो ये वहां से कुंठित होकर भाग खड़ा हुआ और अपनी 12 साल की बहन को भी भगा कर ले गया, जिसे बाद में इसे अपनी पत्नी बना लिया। बहन को क्या बना लिया? देखो कितना उत्तम आदमी था, कैसा चरित्रवान आदमी था। इसने अपनी चचेरी बहन के साथ ब्याह कर लिया, खून की बहन। अच्छा बताओ, चचेरी बहन सगी बहन होती है कि नहीं? हाँ ना बोलो। चाचा ताऊ की, मामा मौसी की बहन क्या होती है? सगी होती है कि नहीं? उसके साथ ब्याह कर लिया, रहने लगा। बाद में इसने इस देश में एक पार्टी बनाई, राजनीतिक पार्टी। उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। और एक इसका मित्र था जिसका नाम था मुदलियार। उस मुदलियार के साथ मिलकर इसने ये पार्टी बनाई। ये मुदलियार के घर आने जाने लगा, वहां रहने लगा। इसने उसकी पत्नी को देखा, इसे उसकी पत्नी भाग गई और आश्चर्यजनक तरीके से मुदलियार मारा गया। क्या इसमें षड्यंत्र हो सकता है? बोलो, हो सकता है कि नहीं? इसने मुदलियार की पत्नी के साथ रहना शुरू कर दिया। मुदलियार की एक छोटी सी बच्ची थी। धीरे धीरे रहते रहते वो बच्ची बड़ी हो गई, युवती हो गई। और जब वो युवती हो गई तो इसकी दृष्टि उस लड़की पर पड़ी। और जब इसकी दृष्टि उस लड़की पर बनी तो रहस्यमय तरीके से मुदलियार की पत्नी मर गई, क्योंकि वो विरोध करने लगी थी। वो रहस्यमय तरीके से मर गई। और 78 साल की उम्र में, चित्र उपलब्ध है इसके, इंटरनेट पर ढूंढ लेना। 78 साल की उम्र में खुद से 40 साल छोटी बेटी के साथ, अपनी ही बेटी के साथ इसने विवाह किया। इतना उत्तम चरित्र का आदमी भगवान राम को गाली देता है। यही जस्टिस पार्टी बाद में 3 पार्टियों में टूट गई। अन्ना द्रमुक नाम सुने तुमने? हैं? उसका एक वो नेता हुआ बड़ा, क्या नाम था उसका? करुणानिधि। और करुणानिधि के लड़के का नाम क्या था? स्टालिन। और स्टालिन के लड़के का नाम है उदयनिधि स्टालिन, अब जो इस समय है। और अभी अभी आंध्र प्रदेश में एक सम्मेलन बनाया गया जिस सम्मेलन का नाम था सनातन का अंत। और इसी सनातन का अंत नाम के सम्मेलन में इसी रामासामी पेरियार की श्रृंखला में पैदा हुए इस उदयनिधि स्टालिन ने वहां खड़े होकर कहा कि जैसे मलेरिया, डेंगू और कोरोना को समाप्त कर देना चाहिए, वैसे इन हिंदुओं को और इन हिंदुओं के धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। ये धर्म और ये लोग रहने नहीं चाहिए। ये जब तक रहेंगे ये असमानता पैदा करेंगे। इन्होंने समानता सीखी ही नहीं, कभी सनातन धर्म की दृष्टि, कभी सनातन धर्म की ओर जिज्ञासु दृष्टि से देखा ही नहीं। जब भी देखा द्वेष दृष्टि से देखा। और बंधुओं, इन्हीं के बच्चे आजकल कहलाते हैं कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लगे थे कि नहीं? हाँ ना बोलो। कुछ लोग कहते हैं ना उसने नहीं लगाए थे। अरे तो किसी और ने लगाए होंगे। नारे तो लगे थे, नारे तो लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। और इन्हीं का सबसे बड़ा नेता ब्रिटेन में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर कहता है कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये तो टुकड़े टुकड़े राज्यों का समूह है, संघ है। ये कम्युनिस्ट इस देश की संस्कृति और विचारधारा के खिलाफ है। कितने खिलाफ है मैं तुम्हें बताता हूं। इस देश में एक कामरेड नेता हुए, सुरजीत शायद उनका नाम था।
उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि क्यूबा में अकाल की स्थिति है, वहां अनाज भेजा जाए। प्रयास किया, इंदिरा गांधी मान गई, प्रधानमंत्री थी, 3 पानी के जहाज बड़े बड़े भरकर वहां अनाज भेजा गया। अब ताज्जुब करो, जब वहां अनाज बांटा जा रहा था तो अनाज बांटे जाते हुए उन लोगों को बताया जा रहा था कि यह अनाज तुम्हें फिदेल कास्त्रो की तरफ से मिल रहा है। भेजा भारत ने, भारत के प्रधानमंत्री ने भेजा, वहां पहुंचा, हमने सहायता के निमित्त भेजा, लेकिन प्रशंसा किसकी हुई? क्योंकि इन लोगों में आपस में एक इंटरनल ब्रदरहुड है। इस बात को समझने का प्रयास कर। मुसलमान का भाई होता है, तुम्हारा भाई नहीं होता। उसमें एक इंटरनल ब्रदरहुड होता है। ये बात मेरी नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं इस्लाम में एक इंटरनल ब्रदरहुड होता है, एक आंतरिक भाईचारा होता है। वो एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं, किसी अन्य को अपना भाई स्वीकार नहीं करते। और ठीक यही इंटरनल ब्रदरहुड इन कम्युनिस्टों में होता है। ये कम्युनिस्टों की मदद करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप ताज्जुब करोगे, जब चीन का भारत के साथ युद्ध हुआ तो भारत के कम्युनिस्टों ने किसकी मदद की? चीन की मदद की। आश्चर्य देखो, स्टालिन की इंग्लैंड के साथ दोस्ती हो गई। स्टालिन कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा नेता था, स्टालिन की इंग्लैंड के साथ दोस्ती हो गई। तो जब स्टालिन की इंग्लैंड के साथ दोस्ती थी, उस समय इन लोगों ने स्टालिन का और इंग्लैंड का, क्योंकि दोस्ती थी तो इंग्लैंड का साथ दिया और आजादी के आंदोलन में से अपने हाथ छीन लिए। पहले जब स्टालिन का इंग्लैंड से विरोध था तो उस समय इन्होंने आजादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ खड़े रहे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इंग्लैंड और स्टालिन की दोस्ती हुई, इन्होंने देश के भीतर एक नारा दिया, जनयुद्ध। और जनयुद्ध कहकर जो इस देश में क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों की मुखबिरी की और स्वतंत्रता के आंदोलन का विरोध किया। ये है कम्युनिस्ट। कौन होते कम्युनिस्ट? ध्यान से सुनो। स्टालिन कौन था? स्टालिन का नाम तो पूरा मुझे याद नहीं रहता, रशियन नाम है, बड़ा लंबा चौड़ा सा है, लेकिन पहला शब्द आता है जोसेफ, बीच में एक लंबा चौड़ा सा नाम है, बाद में स्टालिन आता है। जोसेफ स्टालिन हम कह सकते हैं। जोसेफ स्टालिन जो रशिया का तानाशाह था, इसने अपने काल में जब औद्योगिक क्रांति की तो उस औद्योगिक क्रांति में 22 लाख से ज्यादा मजदूरों की हत्या कर दी। जब कृषि की क्रांति आई, जब किसानों की जमीन को हड़पा सरकार ने, तो उस समय किसानों ने विरोध किया, तो उन किसानों को पेड़ पर लटकी हुई 10 लाख लाशें पूरे देश में लटक रही थी। 10 लाख लाशें। जितने सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे, इतने अकेले स्टालिन ने अपना विरोध करने पर मार दिया। इसके बाद जो राष्ट्रपति हुआ, क्या नाम था उसका? ख्रुश्चेव कुछ करके नाम था उसका, जो राष्ट्रपति हुआ, तो उससे वो एक दिन लोगों को बता रहा था संसद में कि स्टालिन के समय में बहुत अत्याचार हुए, लोगों को बहुत मारा गया, सारे नियम कायदे तोड़ दिए गए, तानाशाही चली। तो वहीं से किसी ने आवाज दी, बीच में से किसी ने कहा कि तब आप भी तो इसी संसद में बैठते थे, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो ख्रुश्चेव क्रोध में चिल्लाया, कौन है? बीच में से कोई आवाज नहीं आई, सन्नाटा हो गया। उसने कहा, बंधु, धमकाना मुझे अभिप्रेत नहीं था, ये तो मैंने इसलिए चीख कर बताया कि सन्नाटा सूचना देता है कि स्टालिन के समय में कोई क्यों नहीं बोलता था। जैसे आज मेरे प्रश्न पूछने पर तुम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, उसी तरह स्टालिन के समय में कोई बोल नहीं सकता था। दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को स्टालिन ने अपना विरोध करने के लिए जान से मार डाला। वो स्टालिन 5 मार्च को मरा हार्ट अटैक से। 6 मार्च को भारत की संसद में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 6 को शोक सभा आयोजित की संसद के भीतर और कहा कि स्टालिन दुनिया में शांति दूत था। 1.5 करोड़ लोगों की हत्या करने वाला आदमी कौन था? शांति दूत था। और उसके लिए वहां संवेदना प्रस्ताव पारित किया गया। आश्चर्य देखो, इन कम्युनिस्टों में इंटरनल ब्रदरहुड होता है और ये इस देश की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। ये कहते हैं प्रत्येक राज्य को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहिए, अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है तो कश्मीर को छोड़ देना चाहिए। अरे हमारे पुरखों की जमीन, क्या वो जमीन हमें छोड़ देनी चाहिए? बोलो भाई, छोड़ देनी चाहिए? पाकिस्तान किसका है? छोड़ देना चाहिए कि लेना चाहिए? लेना चाहिए। पाकिस्तान भी नहीं छोड़ना चाहिए। तू जम्मू कश्मीर लेने की बात करता है, अपन तो पाकिस्तान छोड़ने को तैयार।
जिस दिन ताकत आ जाए, जिस दिन व्यवस्था बने, उस दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश भी वापस लेना चाहिए हमारी जमीन। अरे कमजोर बाप की संपत्ति को अगर कोई दबा ले और उसके बालक कल सबल हो जाएं, तो उन्हें अपने पिता की संपत्ति पे से कब्जा छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? कब्जा तो छुड़ाना चाहिए। वो अवैध कब्जा है पाकिस्तान पर भी और बांग्लादेश पर भी, ये अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों को जितनी जल्दी हो सके मुक्त कराना चाहिए। ये भारत का हिस्सा है। बंधुओं, ये मैंने आपको भारत के संप्रदायों की स्थिति बताई। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।